Very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder ko commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, welcome back after summer vacations. So today we will start second chapter, and the name of the chapter is Medieval Europe. So in this chapter, the medieval period in Europe lasted for about 1000 years, from early 5th century CE till early 15th century CE. Medieval Europe saw numerous developments that had great impact on its future. तो medieval period थ्री पीरियड हिस्ट्री के थे. जो मिडल पीरियड था, medieval पीरियड यूरोप में वो 1000 ईयर्स तक चलता रहा. 5th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 15th सेंचुरी तक. मेडिवल यूरोप ने इस टाइम में न्यूमरस डेवलपमेंट्स देखे जिसका इसके फ्यूचर पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा. डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर. By 285 CE, the Roman Empire had grown so vast that it became difficult to govern all the provinces from Rome. तो बाई 285 CE तक क्या था, जो रोमन एम्पायर थी इतनी फैल गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि एक ही जगह से गवर्न करना, इसको चलाना, इसके सारे प्रोविंसेस को, वो रोम के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था. देयरफॉर एम्परर Diocletian divided the empire into two parts: Eastern Empire, based out of Byzantium, and a Western Empire governed from Rome. तो बाइजेंटियम की है क्या है, बाइजेंटियम क्या है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोम आफ्टर डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर. बाइजेंटियम चलाता था. एंड द वेस्टर्न एम्पायर गवर्न फ्रॉम रोम. जो वेस्टर्न साइड से एम्पायर था वो रोम द्वारा गवर्न किया जाता था, चलाया जाता था. दिस सिस्टम वर्क वेल टिल 313 CE when Constantine I reunited the two administrative divisions of the empire. तो ये सिस्टम 313 तक बड़ा अच्छे से चला, जब कॉन्स्टेंटाइन वन ने इसे फिर से रीयूनाइट कर दिया, इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स को. एम्पायर के इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स को कॉन्स्टेंटाइन ने फिर रीयूनाइट कर दिया, फिर इकट्ठा कर दिया. इन 330 CE ही मूव्ड द सीट ऑफ द एम्पायर टू कॉन्स्टेंटिनोपल, प्रेजेंट डे इस्तानबुल. इज़ इट इन तुर्की. ठीक है. तो 330 में क्या हुआ, ही मूव द सीट, ये कॉन्स्टेंटाइन अपनी कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर की पर बैठ गया. प्रेजेंट डे से इस्तानबुल बोला जाता है. मीन्स जो कॉन्स्टेंटाइन वन था उसने फिर इसको यूनाइट कर दिया, रोमन को इकट्ठे कर दिया. तो ये क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल में की एम्पायर को चलाने लगा. In 395 CE, the empire was again divided into two halves under Emperor Theodosius I. फिर क्या हुआ, 395 CE में ये रोमन एम्पायर फिर डिवाइड होगी दो पार्ट्स में. किसने किया, थियोडोसियस I ने. बाई 5th century CE द पावरफुल रोमन एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन. तो 5th century में जो पावरफुल रोमन एम्पायर थी ये डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गई. देयर आर मैनी फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू इट्स फॉल. इसके फॉल होने में, इसके ख़त्म होने में बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. फर्स्ट था बारबेरियन इन्वेंशन.
invasions. Barbarian invasions. Western Roman Empire faced repeatedly attacks by various Germanic groups from the north. तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, एक ईस्टर्न एम्पायर था. जो वेस्टर्न एम्पायर था उसके ऊपर रिपीटेडली अटैक्स हो रहे थे जर्मैनिक ग्रुप्स की तरफ से. कहाँ से? फ्रॉम द नॉर्थ से. लाइक कौन लोग थे जो अटैक कर रहे थे? द गोथ्स, वंडाल्स, फ्रैंक्स एंड Lombards. These raids are known as the barbarian invasions. The barbarian breached the boundaries of the Roman Empire and invaded deep into the crux of their expanse. They also invaded the city of Rome. These tribes took over all the major provinces and established numerous post-Roman kingdoms. In 476 CE, the Germanic leader, तो जो ये जर्मैनिक अटैक कर रहे थे, इन्होंने क्या किया? इनका एक लीडर था ओडोसर. इसने क्या किया? ओवरथ्रू द लास्ट वेस्ट रोमन एम्पायर. जो वेस्ट का वेस्ट साइड की रोमन एम्परर था, वेस्ट रोमन एम्परर था रोमुलस ऑगस्टस. उसको बाहर निकाल दिया उसके एम्पायर से. दिस मार्क द फॉल ऑफ द माइटी वेस्टर्न रोमन एम्पायर. तो रोमुलस ऑगस्टस के जाने के बाद, ओवरथ्रू होने के बाद क्या हो गया? वेस्टर्न रोमन एम्पायर उसका फॉल हो गया, वो ख़त्म हो गई. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी रोमन एम्पायर में? अदर दैन द invasions, people in the Roman Empire also faced a lot of political and economic problems which speeded the decline of empire. तो invasions तो हुए, जर्मैनिक अटैक्स तो हुए ही रोमन एम्पायर के ऊपर. इसके साथ ही रोमन एम्पायर ने बहुत से पॉलिटिकल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको चलाने वाले थे उनकी तरफ से, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी रीज़न बने इसके डिक्लाइन का, इसके ख़त्म होने का. देयर वाज अ डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच लेड टू अ शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स. तो एग्रीकल्चर डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन. उसके साथ क्या हुआ कि चीज़ों के जो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए. द रूलर्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर कॉइन्स विच लेड टू इन्फ्लेशन. तो क्या जो रूलर्स थे उस टाइम के, जो प्रोविंसेस को चला रहे थे, उन्होंने क्या किया? ज़्यादा कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दिए. उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी. द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर वॉज वीक एंड अनस्टेबल. तो जो पोलिटिकल सिस्टम था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, वो कमज़ोर हो गया, अनस्टेबल हो गया, टिक नहीं पाया. इट्स 25 एम्परर्स इन 47 ईयर्स. तो 47 ईयर में 25 एम्परर्स बने इस एम्पायर के, रोमन एम्पायर के. मीन्स 47 ईयर में मीन्स साल में एक भी एम्परर नहीं टिकता था. ऑल दीज रीजन्स लेड टू द फॉल ऑफ द वंस माइटी एंड पावरफुल वेस्टर्न रोमन एम्पायर. तो ये सारे रीजन्स बड़े बने, पॉलिटिकल रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स, इन्वेजन्स. तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के decline का, fall का. However, the Eastern Roman Empire still thrived and prospered 4 centuries after the fall of its Western counterpart. Western counterpart का तो fall हो गया, Western Roman Empire तो ख़त्म हो गई. but Eastern Roman Empire वो still thrived. वो अभी भी चल रही थी, प्रोस्पेरिड, खुशहाली से चल रही थी 4 सेंचुरीज, काफ़ी सेंचुरीज तक. सो नेक्स्ट है बाइजेंटियम बर्थ ऑफ न्यू एम्पायर. तो बाइजेंटियम बने बर्थ ऑफ न्यू एम्पायर. पहले भी हमने बोला था कि बाइजेंटियम क्या है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोम आफ्टर डिवीज़न ऑफ रोमन एम्पायर, बाइजेंटियम. तो अभी इसका न्यू बर्थ हुआ इस एम्पायर का.
द बाइजेंटियम एम्पायर वॉज अ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो ये कौन सी एम्पायर थी? ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी। विच हैड इट्स कैपिटल एट बाइजेंटियम। तो इसकी जो कैपिटल थी बाइजेंटियम थी। इन 330 सी इज रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वन रीनेम्ड बाइजेंटियम एज कॉन्स्टेंटिनोपल एंड मेड इट द न्यू रोमन कैपिटल। तो ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बाइजेंटियम पहले कैपिटल थी, उसके बाद रोमन एम्पर कॉन्स्टेंटाइन वन ने इसका नेम बदल के कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। The Byzantine Empire also had to face invasions by the barbarian tribes। तो इन्होंने भी इनके ऊपर भी इन्वेजन्स हुए barbarian tribes के Germanic attacks। However, it could withstand the onslaught due to several factors like its geographic location, stronger administrative center and internal political stability। तो इसका क्या हुआ? इसने बहुत से इसका बहुत सा विदस्टैंड विरोध भी हुआ। ऑनस्लॉट इसके ऊपर कुछ हमले भी हुए इन सारे फैक्टर्स की वजह से। और इसके जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे इसकी जोग्राफिकल लोकेशंस थी, स्ट्रॉन्गर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी, जो इसके एम्परर थे वो अच्छे थे, एंड इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इसलिए इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही। The Byzantine Empire produced a rich tradition of Roman art and literature and preserved some of greatest Roman legacies क्या है? विरासत। ठीक है, तो द बाइजेंटाइन एम्पायर इसने प्रोड्यूस किया रिच ट्रेडिशंस, इसके रिच ट्रेडिशंस ऑफ रोमन आर्ट एंड लिटरेचर में अच्छा किया, एंड प्रिजर्व्ड सम ऑफ ग्रेटेस्ट रोमन लेगजीज। और इसकी जो ग्रेटेस्ट रोमन की विरासत सी बेंजेंटाइन के पास। द एम्पायर फाइनली फेल इन 1453 CE ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन 11th as the Islamic Turkish invaders from the east captured Constantinople। तो in 1453 CE में कॉन्स्टेंटाइन 11th के टाइम में, जब एम्परर कौन था? कॉन्स्टेंटाइन 11th। तो इस्लामिक तुर्किश इन्वेडर्स ने इसको कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर कर लिया। सो ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू all of you।